बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज सियासी गंद अपने नुक्ता उरूज पर जा पहुंचा है। एक जानिब तो पाकिस्तान की सियासी तारीख और हालिया सियासी तारीख की सबसे बड़ी गिरफ्तारी होने जा रही है, और ये जो गिरफ्तारी है इसमें कुछ बड़े इल्ज़ामात हैं। इल्ज़ामात की एक फहरिस्त है जो कि इस सारे के सारे मामले में लॉन्च कर दी गई है। इसके असरात क्या होने जा रहे हैं, ये मामला कितना ख़तरनाक है और इस मामले में कितनी एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि जनरल फैज़ हमीद अब से कुछ ही घंटों के अंदर, कुछ ही दिनों के अंदर, या फिर शायद ये मामला दिनों तक ना जाए, उनकी गिरफ्तारी हो जानी है। उन पर करप्शन से लेकर उन पर इल्ज़ामात हैं पाकिस्तान में दहशत गर्दी के, सियासी इंजीनियरिंग यानी सियासी जोड़ तोड़ के, अपने इदारे के अंदर डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी वगैरह करने के। ये बड़े संगीन किस्म के इल्ज़ामात हैं जो जनरल फैज़ हमीद के ऊपर इस वक्त लग चुके हैं। ये सारी की सारी डेवलपमेंट डिस्कस करते हैं। इसके साथ ही साथ सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी भी इस वक्त लाहौर पहुंच चुके हैं, जमान पार्क गए हैं इमरान खान से मुलाकात के लिए। खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात की क्या अपडेट हैं? नून लीग ने अदलिया के खिलाफ एक बहुत बड़ा कदम भी उठाया है। ये सारी छोटी छोटी अपडेट्स पहले मैं बयान करूंगा और जनरल फैज़ की गिरफ्तारी के हवाले से हम बाद में बात करते हैं। तो नाज़रीन कराम, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मुस्लिम लीग नून लॉयर फोरम ने सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दर्ज करा दी है। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ शिकायत ऑडियो लीक की बुनियाद पर दायर की गई है। दरखास्त में चौधरी परवेज इलाही के साथ मुबैना गुफ्तगू का ट्रांसक्रिप्ट भी शामिल है। दरखास्त में कहा गया है कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की है। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ आर्टिकल 209 के तहत कार्रवाई की जाए। तो नून लीग अब जो है वो जो अदलिया मुखालिफ कंपेन मरीम नवाज़ ने शुरू की थी, मरीम नवाज़ ने जिस तरह से तस्वीरें लहराई थी, अब ट्रक वाला बयानिया जो अदलिया मुखालिफ चला है, तो ये अब बढ़ता जाएगा। ये इससे पीछे आप जो है वो नहीं ये हटते नज़र नहीं आ रहे। दूसरी जानिब आप अंदाज़ा करें कि इसका सूरत हाल कितनी अजीब हो चुकी है। एक जानिब सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने पंजाब के इंतखाबात के हवाले से जो है वो तारीख दे दी है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त डिले है। खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात की तारीख के लिए इलेक्शन कमीशन का ख़त जो है वो गवर्नर हाउस को मौसूल हो चुका है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली का कहना है कि इलेक्शन कमीशन का ख़त गवर्नर हाउस सेक्रेटरीट को मौसूल हो चुका है। ख़त सेक्रेटरी गवर्नर हाउस के नाम और सर बमोहर है, खोलने का मजाज नहीं हूं। गुलाम अली का कहना है कि सेक्रेटरी के छुट्टी पर होने के बायस खत पीर को खोला जाएगा। खत पढ़ने के बाद ही इलेक्शन कमीशन से बात होगी। अदालती फैसले की रोशनी में दस्तयाब तारीख में इलेक्शन करा देंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने मजीद कहा कि इलेक्शन कमीशन मुजवजा तारीख देगा। इलेक्शन इंतखाबात के लिए इंतजामात इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। ख्वाहिश थी सदर मुमलिकत और मैं एक ही मुतफ़िका तारीख देते। यानी गवर्नर का कहना था कि इंतजामात कराना तो इलेक्शन का काम है, मुजवजा तारीख जो है वो मैं दूंगा, और अदालती फैसले के तनाजुर में जो भी दस्तयाब तारीख होगी वो मैं उसका ऐलान करूंगा। आप इधर से अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस वक्त ये किस तरह से डिलेइंग टैक्टिक्स अपना रहे हैं। यानी गवर्नर जो है वो खत खोलने को तैयार नहीं है, और जो सेक्रेटरी है वो इस वक्त जो है वो छुट्टी पर है, वो छुट्टी से आएगा, उसके बाद गवर्नर जो है वो सेक्रेटरी के साथ मुलाकात करेगा और उसके बाद डेट अनाउंस होगी। तो ये आप इनकी बेईमानियां और फ्रॉडिज्म को चेक कर सकते हैं। दूसरी जानिब जो वज़ीर आला सदर आरिफ अलवी हैं, वो अपनी एहलिया के हमरा जो है वो इस वक्त जमान पार्क पहुंचे हैं और उनकी इमरान खान से जो है वो मुलाकात हुई है, और जो इंतखाबी शेड्यूल है उसका ऐलान जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से 1-2 दिनों में किया जाएगा। और इस वक्त बड़े ज़बरदस्त लेवल पर इमरान खान जो है वो अपनी कंपेन का आगाज़ जो है वो करने जा रहे हैं अगले हफ्ते से, और उसके अंदर मुख्तलिफ जो शहर हैं उनके अंदर जो है वो जलसे शेड्यूल्ड हैं, और इमरान खान जो है वो जलसों से खिताब भी करेंगे, और एक बड़ी हाई लेवल की कंपेन जो है वो लॉन्च होने जा रही है। दूसरी जानिब जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के हवाले से मैंने आपको बताया था, वो अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। एक हफ्ता पहले भी इस हवाले से खबर आई। तो जैसे जो है वो आग नज़र ना भी आए तो धुआं तो उठता दिखाई देता है। तो इसीलिए ये जो है बाकायदा इस वक्त जो है वो खबरें आ रही हैं
کہ جنرل فیض حمید کو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ اس وقت اس سے پہلے بھی ایک خبر آئی تھی کہ جو پرویز کیانی ہیں انہوں نے مشورہ دیا تھا کہ جنرل عاصم منیر کو یہ مشورہ دیا تھا کہ اگر آپ کو ادارے کی ساکھ بحال کرنی ہے تو آپ کو کچھ لوگوں کو ٹانگنا پڑے گا۔ ٹانگنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ الٹا لٹکا دینا، مراد ہے ان کے اوپر فیصلہ کرنا پڑے گا، جن میں جنرل فیض حمید اور جنرل باجوہ شامل ہیں۔ اب جو اسد طور ہیں یہ ایک صحافی ہیں اور بڑے متنازع قسم کے صحافی ہیں، اور انہوں نے ایک پوری کی پوری فہرست ہے، ایک پوری کی پوری چارج شیٹ ہے جو انہوں نے لگائی ہے جنرل فیض حمید کے حوالے سے۔ اپنے یوٹیوب چینل پر اپنے ویلاگ میں انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ عمران خان کے قریبی سابق عسکری افسر لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید جلد گرفتار ہونے والے ہیں۔ ان پر کرپشن، ملک میں دہشت گردی، ملکی سیاست میں مداخلت کے سنگین الزامات ہیں۔ اس کے علاوہ ان پر الزام ہے کہ انہوں نے فوج میں بھی بغاوت کروانے کی کوشش کی ہے۔ اب اس بارے میں واضح طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ ان کا باقاعدہ کورٹ مارشل ہوگا یا ان کو کسی سویلین اتھارٹی کے ذریعے گرفتار کیا جائے گا، تاہم ان کا گرفتار ہونا نظر آ رہا ہے۔ کسی بھی وقت لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو گرفتار کیا جائے گا۔ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس سے پہلے ڈی جی ISI رہ چکے ہیں، کور کمانڈر پشاور اور کور کمانڈر بہاولپور بھی رہ چکے ہیں۔ تو ملک کی سیاسی معاشی تباہی اور امن و امان کے بحران میں لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کا بڑا اہم کردار رہا ہے، لیکن تمام تر الزامات کے باوجود یہ بات قابل غور ہے کہ فیض حمید یہ سب کچھ اکیلے نہیں کر رہے تھے۔ ایسا ممکن نہیں کہ ایک لیفٹیننٹ جنرل پاکستان فوج میں اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنا کر اپنی پالیسی بنا کر اس کو چلائے۔ واضح طور پر انہوں نے اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ کے باجوہ ڈاکٹرائن کا لوگو یوز کرتے ہوئے اس پر عمل درآمد کیا۔ اب یہ اسد طور کے الزامات ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ جس طرح ملک میں سب کچھ الٹ پلٹ کیا گیا، اس میں جنرل فیض حمید سابق آرمی چیف جنرل باجوہ کے احکامات بجا لا رہے تھے۔ آخری 2 سے 3 سال میں انہوں نے اگلا آرمی چیف بننے کی خواہشات کی تکمیل کے لیے اپنے رول سے کافی باہر نکل کر جو ہے وہ کام کیا۔ ان کو اس وقت کے آرمی چیف وزیر اعظم عمران خان کی پشت پناہی حاصل تھی۔ صرف لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے خلاف نہیں بلکہ جنرل باجوہ کے خلاف بھی کارروائی ہونا چاہیے۔ یہ جو پاکستان مسلم لیگ جنرل باجوہ کا نام نہیں لے رہی، یہ بڑا شرمناک ہے۔ جب وہ حاضر سروس تھے تو میاں نواز شریف کی جانب سے ان کا نام لیا گیا، لیکن اب جب عمران خان کو نکال دیا گیا تو آپ ان کا نام نہیں لے رہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ 2018 کے جو الیکشنز تھے اس کی جو پولیٹیکل انجینئرنگ تھی اس میں ان کا بڑا اہم کردار تھا۔ فیض حمید کے خلاف جو چارج شیٹ ہے وہ بڑی خطرناک ہے۔ کرپشن کا ان کے اوپر الزام لگایا گیا ہے۔ صحافی انصار عباسی نے لکھا کہ کس طرح سے فیض حمید نے اسلام آباد میں F11 میں چھاپہ مار کے ایئرپورٹ کے قریب واقع ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالکان کو اٹھایا، ان کو اغوا کیا، ISI اور رینجرز کے اہلکاروں کا استعمال کیا۔ اس وقت فیض حمید DGC میجر جنرل تھے، مالکان کو اغوا کروایا اور ان کی جائیداد ہاؤسنگ سوسائٹی کو مبینہ طور پر اپنے بھائی نجف حمید اور ایک معصومہ نامی خاتون کے نام پر ٹرانسفر کروانے کی کوشش کی۔ جب 3-4 دن کے ٹارچر کے بعد وہ نہ مانے تو ان پر دہشت گردی کی FIR درج کروائی گئی، اور یہ تمام تر کارروائی اسلام آباد میں ہوئی، پاکستان کے دور دراز علاقوں میں نہیں ہوئی۔ اس وقت چودھری نثار وزیر داخلہ تھے، نہ وہ کچھ کر سکے اور نہ یہاں پر کچھ ہو سکا، اور ان کے خلاف اس طرح کا مقدمہ جو ہے وہ بنا دیا گیا۔ اس کے علاوہ اسلام آباد میں منی ایکسچینج ڈیلرز کو اغوا یہ کرواتے تھے، ان سے تاوان وصول کرتے تھے۔ انہوں نے ایک نیٹ ورک سندھ میں بھی بنا رکھا تھا جو مختلف سیاستدانوں کے فرنٹ مین یا بیوروکریٹس کو اٹھانے کا کام کرتا تھا۔ وہ اشخاص غائب ہوتے تھے اور جب 1 یا 1.5 ہفتے کے بعد واپس آتے تھے تو مکمل خاموشی اختیار کر لیتے تھے۔ ان میں سے آج تک کسی نے کوئی بیان نہیں دیا کہ انہیں کون اور کہاں لے کر گیا۔ وہ بھی مبینہ طور پر وہ لوگ تھے جو ادھر ادھر سے پیسے بناتے تھے، اور اس وقت کی ISI کے اہلکار ان پر نظر رکھے ہوئے تھے، اور جب وہ شخص ایک اچھی رقم جیسے 1 ارب روپے بنا لیتا تو یہ چھاپا مارتے، ان کی تمام فائل ویڈیوز وغیرہ دکھائی جاتی اور کہا جاتا تھا کہ جتنا پیسہ بین الاقوامی اکاؤنٹس میں رکھے ہوئے ہیں، جو جائیدادیں بنائی ہوئی ہیں، وہ ہمارے نام ٹرانسفر کر دو۔ اور پھر یہ تمام رقم قومی خزانے میں نہیں جاتی تھی بلکہ اپنی جیبوں میں چلی جاتی تھی۔ انہوں نے بڑے منظم اور سافسٹیکیٹڈ طریقے سے یہ سارا کام جو ہے وہ چلایا۔
इसी तरह बैरिया टाउन कराची के मामले में भी इनका कहना है कि इन्होंने इस तरह का काम किया। वहाँ पर जो लोग बहुत ज़्यादा प्लॉट्स के ख़रीदार नज़र आते थे उन पर नज़र रखी जाती थी। मलिक रियाज भी उन्हीं का तश्कील करदा है, और कुछ और भी प्रॉपर्टी डीलर्स इसमें मुलविस हैं। वो बताते हैं कि फ़लाँ शख्स के यहाँ इतने प्लाट हैं। जब उनके असासे चेक किए जाते और उनके आमदन के ज़राए का पता लगा लिया जाता कि मनी लॉन्ड्रिंग के ब्लैक मनी कमा रहे हैं या वाइट, जब किसी रात कोई जा रहा होता तो उसे उठा लिया जाता और इस तरह के मामलात किए जाते। यानी एक बहुत बड़ी लंबी तवील फहरिस्त है जो जनरल फैज़ हमीद के ऊपर असद तुर्क ने जो है वो लगाई है। फिर खैबर पख्तूनख्वा में ताजिर हजरात जो अगवा होते थे, कहने को तो पाकिस्तान तहरीक तालिबान के लोग उनको उठाकर ले जाते थे। उसमें कुछ उलमा पेशावर में कुछ ISI के एहलकार थे जो इन ताजरान के अहल खाना को राब्ता करते थे कि हम TTP से मुज़ाकरात करके आपका बंदा वापस ला कर देते हैं। बिलफर्ज अगर TTP 10 करोड़ तावान मांग रही है तो ये लोग उनको 6 करोड़ करवा देते थे। एक बड़े मशहूर एहलकार जो इस वक्त के ISI के अफसर थे, जो आज भी इस्लामाबाद के बड़े होटलों में एंकर्स और मॉडल्स के साथ बैठे नज़र आते हैं, वो भी इन डील्स में शामिल थे। यानी नाम मैं उनका यहाँ पर नहीं लेता। तो ये इस तरह के बेतहाशा जो हैं, ये जो है इतराज़ात जो हैं, एक लंबी फहरिस्त है, एक पूरी चार्जशीट है जो जनरल फैज़ हमीद के ऊपर लगाई जाती है। कहा जाता है कि मुबैना तौर पर फैज़ हमीद TTP में बड़े काबिल एहतराम शख्सियत थे क्योंकि उनकी वजह से बहुत पैसा इधर उधर हुआ, एक दूसरे को फ़ायदा पहुँचाया गया। फिर इनका कहना है कि चकवाल में अपने गाँव में मलिक रियाज और आरिफ हमीद से इन्होंने अपना फॉर्म बनवाया, बेश बहा पैसा लगवाया, सैकड़ों हज़ारों एकड़ ज़मीनें खरीदी और खरीदी गई। ये जो ज़मीनें थीं लोगों को उठाकर अपने नाम ये ट्रांसफ़र करवाई गई। फिर सिक्योरिटी के मामलात के अंदर भी इनका ये है कि इनका TTP के साथ एक गठजोड़ था, एक मुज़ाकरात के नाम के ऊपर पुराने ताल्लुकात चल रहे थे, और इस तरीके से ये सारे के सारे मामलात हुए। फिर ये कहते हैं कि ये जो हमले 2013 की तरह थे, 2013 में TTP ने ANP, MQM और पीपल्स पार्टी को टारगेट किया था, उनके उम्मीदवारों को मारा था, उनके जलसों में धमाके हुए थे, उनकी कॉर्नर मीटिंग्स को निशाना बनाया गया था, उनके कारकुनों को शहीद किया गया था, उनमें से कई बिल्कुल माजूर हो गए थे। वो कहते हैं कि इनमें भी कहीं ना कहीं जो है वो जनरल फैज़ हमीद का जो है वो हाथ था। फिर इनका एक और बहुत बड़ा इल्ज़ाम है कि सियासत में जो मुदाखलत है वो बार बार जनरल फैज़ हमीद ने की थी। तो ये एक बहुत लंबी फहरिस्त है इल्ज़ामात की, जिनकी बुनियाद पर अब जनरल फैज़ हमीद को गिरफ्तारी के लिए जो है वो एक मुनज़्ज़म कोशिश हो रही है, और ये कोशिश की जा रही है कि जनरल फैज़ हमीद को गिरफ्तार किया जाए। इसी तरीके से वो कहते हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जो दीगर अशखास की फाइलें हैं, ऑडियोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, वो गो जनरल फैज़ हमीद के पास थी, लेकिन उसी तरह उसकी फहरिस्त जो है वो जनरल बाजवा के पास भी मौजूद थी। ये दोनों मिलकर जो है वो मुल्क को खा रहे थे। ये तमाम चीज़ें फ़ौज के इल्म में हैं और इनके रिकॉर्ड्स इनके पास मौजूद हैं। अब इनकी हतमी गिरफ्तारी कब होगी ये आइंदा दिनों में फैसला हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी लंबी फहरिस्त है इतराज़ात की। अब देखते ये हैं कि जनरल फैज़ हमीद को कब गिरफ्तार किया जाता है।